आज का पहला सवाल, सदानीरा किस नदी का पुराना नाम है? तो इसका सही आंसर होगा गंडक। ठीक है, तो इससे जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न, जैसे अस्किनी किस नदी का पुराना नाम है? तो इसका क्या आंसर होगा? चिनाब। बिपाशा किस नदी का पुराना नाम है? तो व्यास होगा। कुंभा किसका पुराना नाम है? वो काबुल। ठीक है, बढ़ते हैं। उसके बाद ऋग्वेद की चौथी मंडल में वर्णित मंत्र किस कार्य से संबंधित है? ठीक है, ये जो ऋग्वेद में जो है, जो मंडल है, चौथा मंडल, ठीक है, तो उसमें जो वर्णित मंत्र जो है किस कार्य से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा कृषि कार्य से। ठीक है, और तीसरे मंडल जो किससे समर्पित है? तीसरे मंडल जो है आपका गायत्री मंत्रों से संबंधित है। ठीक है, बढ़ते हैं। भारतीय संगीत का जनक कौन सा वेद को माना जाता है? इसका आंसर आप लोग जानते होंगे। ठीक है, तो इसमें लेट नहीं करते हुए इसका आंसर होगा सामवेद। ठीक है, जो संगीत से संबंधित जो गद्य पद है वो इसमें है, सामवेद में। ठीक है, बढ़ते हैं। ऋग्वेद में अनस शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो अनस जो शब्द है वो ऋग्वेद में वो किसके लिए प्रयोग किया गया है दोस्तों? इसका आंसर होगा बैलगाड़ी। तो बैलगाड़ी के लिए ऋग्वेद में अनस शब्दों का प्रयोग किया गया था। उसके बाद चतुर्थ बोध संगीति किसके शासन काल में हुई थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा कनिष्क के शासन काल में। ठीक है, और ये कहाँ पे हुई थी? इसका स्थान जो है कुंडलवन, और कुंडलवन कहाँ पे है? वो कश्मीर में है। ठीक है, और प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी दोस्तों? प्रथम बौद्ध संगीति जो है राजगृह में हुई थी। प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह में हुई थी। स्थान कहाँ थी? उसका एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ थी? सप्तपर्णी गुफा। ठीक है, और द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? उसका स्थान है वैशाली में, और उसके जो अध्यक्ष थे वो सर्वकामी थे द्वितीय बौद्ध संगीति के, और उसके किसके शासनकाल में हुए थे? कालाशोक। और तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? वो पाटलिपुत्र में, और उसका स्थान कहाँ, सॉरी, उसके किसके शासनकाल में हुई थी? वो अशोक के शासनकाल में हुई, और अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्र तीस। ठीक है, तो इतना फैक्ट काफ़ी है इस ऑप्शन के लिए। तो ओलंपिक ध्वज के बारे में, मतलब ओलंपिक ध्वज के बारे में कौन सा कथन सही है? थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा एक लाइन छूट गया दोस्तों, तो ठीक है, तो आप लोग समझिए कि इसमें जो कौन सा कथन जो सत्य है उसी के बेसिस पे आप लोग को आंसर करना है। ठीक है, तो ओलंपिक ध्वज के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? आप लोग अगर जानते हैं तो वीडियो को पोस्ट करके आप लोग जो है इसका आंसर बता सकते हैं। तो ओलंपिक ध्वज में 5 रिंग होते हैं, पहला सवाल। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है ओलंपिक ध्वज की पृष्ठभूमि सफ़ेद होती है, दूसरा स्टेटमेंट। और तीसरा जो है ओलंपिक ध्वज में 5 रंग जो है वो एक जैसे है, यानी कि एक ही कलर के 5 रिंग होते हैं। ठीक है, ये तीसरा स्टेटमेंट। तो इसमें कौन कौन सा सही स्टेटमेंट है? देखिए, ओलंपिक ध्वज में 5 रिंग होते हैं, ये सही स्टेटमेंट है। और दूसरा बी नंबर ऑप्शन जो है ओलंपिक ध्वज की पृष्ठभूमि जो है सफ़ेद होती है, जी बिल्कुल, ये भी सही आंसर है। तो इसके हिसाब से ए और बी जो है इसका सही आंसर होंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगला सवाल। संविधान की 8वीं अनुसूची संबंधित है, ये किससे संबंधित दोस्तों? आप लोग
कमेंट करके आंसर बता सकते हैं। ठीक है, तो संविधान की 8वीं अनुसूची जो है ये भाषा से संबंधित है। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को जो है सूचीबद्ध किया है। ठीक है, बढ़ते हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 124। इसका सही आंसर अनुच्छेद 124 होते। ठीक है, बढ़ते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आती है? ठीक है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? कलकत्ता। इसको अगर विजुलाइज करना चाहेंगे तो इस टाइप का मैप होगा। ठीक है, तो मैप थोड़ी सी ख़राब बन रही है दोस्तों, आप लोग खाली समझने का कोशिश कीजिएगा। ये जो है, ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला जगह में जो है बंगाल की खाड़ी है और इसी में जो क्या है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, तो ये जो है कलकत्ता इसी साइड में पड़ती है, तो इसीलिए जो है इससे समीप पड़ती है। तो ये जो है इसी मतलब कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में दे दिया है। किसको? अंडमान निकोबार को। ठीक है, दल बदल से संबंधित प्रावधान ये जो है किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा 52। ठीक है, और यह जो 1985 में जो है इसका संशोधन हुआ था 1985 में, और इसको संविधान की 10वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, 10वीं अनुसूची में रखा गया है। ठीक है, आई होप समझ गए आप लोग। निम्न में से कौन सा सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं? ठीक है, जिसको हम लोग जो है डायरेक्ट वोटिंग की थ्रू चुनते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ये जो है विधानसभा के सदस्यों को भी हम लोग चुनते हैं सीधा, लोकसभा के सदस्यों को भी। तो इसका आंसर होगा दोनों। ठीक है, लोकसभा विधानसभा और लोकसभा दोनों। ठीक है, बढ़ते हैं। यंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ये है महात्मा गांधी। यंग इंडिया पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी है। ठीक है, जैसे इसने बहुत सारे संस्था का भी जो है स्थापना किया। ठीक है, और बहुत सारी पत्रिकाएं भी लिखी। तो यंग इंडिया पुस्तक के लेखक भी जो है महात्मा गांधी है। ठीक है, बढ़ते हैं। बाह्य मंडल में किस गैस की प्रधानता है? ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग ध्यान से दीजिए क्योंकि ये जो है उतना आसान भी नहीं है। ठीक है, बाह्य मंडल में किस गैस की प्रधानता है? तो बाह्य मंडल में पृथ्वी में कितना मंडल है? तो पृथ्वी में जो है आपका पहला जो है नीचे से अगर क्षोभ मंडल। ठीक है, उसके बाद आती है समताप मंडल, उसके बाद आती है मध्य मंडल, आयन मंडल, उसके बाद बहिर्मंडल। तो हम लोग को इस मंडल की गैस के बारे में जानना। ठीक है, इस लेयर में, वायुमंडल की इस लेयर में जो है कौन सी गैस की प्रधानता है? तो बाह्य मंडल में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत की बहुउद्देशीय नदी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। ठीक है, उसके बाद पंचेत बांध कौन सी नदी पर अवस्थित है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों दामोदर नदी। दामोदर नदी। ठीक है, तो इससे लाभान्वित राज्य कौन कौन से हैं? पहला जो है झारखंड, दूसरा जो है वेस्ट बंगाल। ठीक है, इस
नदी घाटी परियोजना से जो है आपका पंचायत बांध से 2 स्टेट को फ़ायदा हो रहा है, झारखंड और वेस्ट बंगाल। ठीक है, और ये कौन सी नदी पर अवस्थित है? दामोदर नदी पर। बढ़ते हैं, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? विभवांतर का एसआई मात्रक जो है आपका वोल्ट है। इसका सही आंसर वोल्ट होगा। रेजिस्टेंस का एसआई मात्रक रेजिस्टेंस ओम। ठीक है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम है। ठीक है, तो बढ़ते हैं, समुद्री जीव मूंगा या कोरल पॉलिप औसत सागरीय लवणता वाले जल में विकास कर सकते। यानी कि जो समुद्र में पाए जाने वाले जो मूंगा जीव है, तो उसके रहने के लिए जो अनुकूल सागरीय लवणता, यानी कि कितना सागरीय लवणता में वे जीवित रह सकते हैं। तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। इसका सही आंसर होगा 25 से 30%। 25 से 30% जो है लवणता में कोरल जो है जीवित रह सकती है। ठीक है, और उसका अनुकूल टेम्परेचर क्या होगी? 20 डिग्री से 25 डिग्री का टेम्परेचर में वो लोग जो है जिंदा रह सकती है। और अगर यही जीव अगर मर जाती है तो इसके अवशेष से जो बनते हैं, अवशेष जमा होकर जो एकदम द्वीप टाइप से बनते हैं, तो उसी को जो है हम लोग कोरल द्वीप बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे ऑस्ट्रेलिया में विश्व का सबसे बड़ा कोरल द्वीप पाई जाती है। ठीक है, उसके वंशगति के नियमों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? वंशगति के नियम के अध्ययन को आनुवंशिक विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, कोशिका विज्ञान में किसका अध्ययन होता है? कोशिका का। ठीक है, जीवाश्म विज्ञान में जीवाश्म का अध्ययन होता है। और पारिस्थितिकी विज्ञान में जो है पारिस्थितिकी का अध्ययन होता है। ठीक है, जो वातावरण में जो है पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन होता है पारिस्थितिकी विज्ञान। तो बढ़ते हैं, मानव शरीर में लगभग कितनी पेशियां हैं? तो इसका सही आंसर क्या है? 650। मानव शरीर में लगभग 650 पेशियां पाई जाती है। ठीक है, तुर्की किन के मध्य अवस्थित है? ठीक है, ये भी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अतीत में इससे संबंधित बहुत सारी घटनाएं घटित हो चुकी है, तो इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तुर्की किन के मध्य स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा काला सागर और भूमध्य सागर के बीच में स्थित है। काला सागर और भूमध्य सागर के मध्य स्थित है। तो आई होप आप लोग जो है पूरा समझ गए होंगे। सेशन को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगा समय पे। और जीएस और जीके के लिए मैं आशा करता हूं कि आप लोग को अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करूं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए।